Dear students of class MSc Sports Science सेमेस्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 21 के साथ आज मैं हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे टूल्स फॉर डाटा कलेक्शन में। तो डाटा कलेक्शन के कई टूल्स हैं, जैसे कि क्वेश्चनर, इंटरव्यू, टेस्ट, ऑब्जर्वेशन और यूज ऑफ सम रेलेवेंट एंड रेफरेंशियल मटेरियल लाइक नोट टेकिंग। तो आज हम बात करते हैं क्वेश्चनर से मुतालिक। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। Questionnaire is a systematic compilation of the questions that are submitted to a sample of population from which the information is desired. तो क्वेश्चनर दरअसल क्या होता है, एक सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चंस को कंपाइल किया हुआ एक सेट होता है, जिससे हम बुनियादी तौर पर क्या करते हैं, किसी भी पॉपुलेशन के सैंपल से हम कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चनर की सिग्निफिकेंस क्या है, यानी इसकी अहमियत क्या है। तो नंबर 1, इट इज़ द मोस्ट फ्लेक्सिबल टूल। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है टूल में, आप क्वेश्चंस को मोल्ड कर सकते हैं। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों किस्म की इंफॉर्मेशन इसके जरिए हासिल कर सकते हैं। इजी टू प्लान एंड एडमिनिस्टर, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन और इसकी प्लानिंग निस्बतन आसान होती है। तो देखते हैं क्वेश्चनर में कॉमन फॉल्ट्स क्या होते हैं। नंबर 1, टू लेंथी। बाज़ औक़ात ये होता है क्वेश्चनर के जो सवालात हैं वो बहुत लेंथी सिलेक्ट कर ली जाते हैं और उनके आंसर्स भी लंबे होते हैं। वेग, जो सवालात आप कर रहे हैं वो बाज़ औक़ात क्लियर नहीं होते, उनकी वर्डिंग प्रॉपर नहीं होते, तो वो जो रिस्पोंडेंट है उसे ये सही तरह से समझ नहीं आता। परफॉर्मा जो आप बनाते हैं क्वेश्चंस का, वो बाज़ औक़ात बड़ा पुअरली कंसीव्ड होता है और उसकी ऑर्गेनाइजेशन इतनी अच्छी नहीं होती। और जो सब्जेक्ट्स आप टच कर रहे होते हैं, यानी जिन्होंने आपको रेस्पॉन्स देना है क्वेश्चनर का, बाज़ औक़ात उनकी इतनी अहमियत नहीं होती, यानी रेस्पोंडेंट बाज़ औक़ात आप सही सिलेक्ट नहीं कर पाते। क्वेश्चनर के कुछ ड्रॉबैक्स बताए गए हैं। नंबर 1, फेयरनेस ऑफ द रेस्पोंडेंट इज नॉट जस्टिफाइबल, यानी जो रेस्पोंडेंट्स हैं जो आंसर्स दे रहे हैं वो उनके आंसर्स फेयर हैं या नहीं है, इनको जस्टिफाई करना मुश्किल है। बेनिफिट्स ऑफ द स्टडी सेल्डम एक्वायर्ड टू द रेस्पोंडेंट्स, कि जो स्टडी के बेनिफिट्स हैं वो रेस्पोंडेंट्स को प्रॉपर नहीं मिलते और रेस्पोंडेंट भी उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर्ड नहीं होते। लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होती है, कि जो इन्वेस्टिगेटर है उसको फोटोकॉपीज के ऊपर डाटा इकट्ठा करने के लिए जाने के लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। द रेस्पोंडेंट मे नॉट पोजेस एक्सपर्टीज, यानी जो रेस्पोंडेंट आपको क्वेश्चनर फिल करके दे सकता है, हो सकता है वो आंसर देने में इतनी महारत ना रखता हो। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स जो होते हैं वो अमूमन इससे एलर्जिक होते हैं, यानी क्यों एलर्जिक होते हैं आगे देखते हैं। एन इंक्रोचमेंट अपॉन द रेस्पोंडेंट्स बिजी शेड्यूल, कि जो रेस्पोंडेंट है जिससे आप रेस्पॉन्ड देना करना चाह रहे हैं, जिससे आप चाह रहे हैं कि वो आपके क्वेश्चनर का जवाब दे, वो अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालना मतलब उसके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। तो ये उसके लिए एक इंक्रोचमेंट होती है, एक एक्स्ट्रा बर्डन होता है। नंबर 7 पे ये है कि ये टेक्निक इतनी क्विक नहीं है इन्वेस्टिगेशन के हवाले से देखी जाए तो। नंबर 8, रेस्पोंडेंट्स का जो रिस्पांस होता है वो बड़ा स्लो होता है और वो बड़े बोर्ड फील करते हैं क्वेश्चंस का आंसर देते हुए, क्योंकि अमूमन क्वेश्चनर लंबा होता है तो इसको फिल करते हुए काफ़ी टाइम उनका लग जाता है। अच्छे क्वेश्चनर को डिज़ाइन करने के लिए चंद बातें आपने जहन में रखनी है। नंबर 1, अपीलिंग फॉर्मेट, कि जो क्वेश्चनर है उसकी फॉर्मेट अच्छी होनी चाहिए, अट्रैक्टिव क्वेश्चंस हो। अनअट्रैक्टिव क्वेश्चंस आप उसमें अगर कोई रखेंगे तो वो उनको पढ़ते जाएंगे और उसके बाद हो सकता है कि आपका पूरा का पूरा क्वेश्चनर किसी वेस्ट बास्केट में डाल दें। तो इसके लिए क्या करना है आपने, चूज अ टाइटल दैट इज क्लियर,
तो जो टाइटल है आपने ऐसे चुनना है क्वेश्चनेयर का कि बिल्कुल वो क्लियर कट होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए और सेल्फ डिस्क्रिप्टिव हो। नेक्स्ट, यूज वेल टाइप्ड एंड प्रिंटेड क्वेश्चनेयर्स। क्वेश्चनेयर्स की हैंडराइटिंग अगर हाथ से लिखा है तो अच्छा हो, लेकिन अगर टाइप्ड है तो बहुत बेहतर है कि उसको आप टाइप करवा के उसका अच्छा प्रिंट लें, वो विजिबल हो, लीजिबल हो, पढ़ा जाने वाला हो, पढ़ा जा सकता हो, ताकि रिस्पोंडेंट उसको पढ़ते हुए तकलीफ महसूस ना करे। इजी टू रीड हो, यानी फॉन्ट बहुत छोटा ना हो या बहुत बड़ा ना हो, मुनासिब साइज हो फॉन्ट का, और खूबसूरत अंदाज में उसको टाइप किया हुआ हो। मजीद ये है कि अगर आपको कुछ लगे कि कुछ सिमिलर क्वेश्चंस हैं तो उन क्वेश्चंस को ग्रुप टुगेदर कर दें, इकट्ठा एक ग्रुप कर दें, ताकि जो रिस्पोंडेंट है उसका वक्त ज़ाया ना हो। क्वेश्चनायर की टाइप्स दो होती हैं, एक तो अनरिस्ट्रिक्टेड या फिर ओपन फॉर्म, दूसरा रिस्ट्रिक्टेड यानी क्लोज फॉर्म में। जो अनरिस्ट्रिक्टेड या ओपन फॉर्म आइटम होता है क्वेश्चनेयर में, उसको हम शॉर्ट आंसर टाइप भी कह सकते हैं या फ्री रिस्पॉन्स आइटम भी कह सकते हैं। इसमें रिस्पोंडेंट को एक स्पेस दी जाती है और रिस्पोंडेंट उस स्पेस के अंदर अपना आंसर देता है। उसमें कोई छोटी सी मुनासिब सी एक्सप्लेनेशन भी हो सकती है, लेकिन बहरहाल इस किस्म के रिस्पॉन्सेस को समराइज करना और टैबुलेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। नेक्स्ट, लिमिटेशंस देखते हैं। रिस्पॉन्सेस जो आ रहे हैं रिस्पोंडेंट्स की तरफ से, वो हो सकता है बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ हों, बहुत मुख्तसर हों। रेस्पोंडेंट्स हो सकता है कि कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छोड़ दें, वो आपको दे ही ना सकें। और अनरिस्ट्रिक्टेड जो या ओपन फॉर्म के जो आइटम्स हैं, ये उस वक्त ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं जब आपको इन डेप्थ रिस्पॉन्सेस चाहिए होते हैं, यानी इन डिटेल और इन डेप्थ आप स्टडी कर रहे हो। तो नेक्स्ट आता है जी क्लोज्ड फॉर्म आइटम। इसको हम रिस्ट्रिक्टेड या स्ट्रक्चर्ड टाइप भी कहते हैं। तो इसकी एक टाइप, एक वेरिएशन क्या है कि इसमें आपको एक या एक से ज़्यादा चॉइसेस आपने दी हुई होंगी। फॉर एग्जांपल, किसी के आखिर में क्वेश्चन लिखने के बाद आप आखिर में लिखते हैं येस और नो, तो उसमें वो जो रिस्पोंडेंट होगा वो अगर सुटेबल समझेगा उसका आंसर येस या नो में देगा। दूसरी वेरिएशन उसकी क्या हो सकती है? हो सकता है कि आपको दो या दो से ज़्यादा खानों में कुछ अल्टरनेटिव्स दिए गए और कहा गया हो कि इनको अंडरलाइन करें। फॉर एग्जांपल, आपका जेंडर लिखा गया है, मेल है, फीमेल है और आगे ट्रांसजेंडर है, तो ये तीन ऑप्शंस दी गई हैं, तो तीनों ऑप्शंस में से जो सूटेबल होगी उसको आप अंडरलाइन कर दें। अनदर वेरिएशन इसमें एक और क्या है कि चॉइसेस को रैंक भी कर सकते हैं, यानी कैटेगरीज आप कर दें, उसको रेट कर दें कि जो आप चीज़ सेलेक्ट कर रहे हैं उसको ऑर्डर वाइज क्या कितना नंबर देना चाहिए, 1 2 3 4 और 5। क्लोज फॉर्म आइटम जो है, इसका एक बड़ा फ़ायदा ये है कि इससे टेबुलेशन और एनालिसिस बहुत अच्छा होता है, और इट आल्सो इम्प्रूव्स द रिलायबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द डाटा। इससे जो डाटा है उसकी रिलायबिलिटी और कंसिस्टेंसी भी मज़ीद बेहतर हो जाती है। क्वेश्चनर को प्रिपेयर करते हुए और एडमिनिस्टर करते हुए कुछ बातों का ख्याल रखना है। नंबर एक, हैव अ लिटरेचर रिव्यू। इससे पहले कि क्वेश्चनर आप बनाएं, पहले से उस जैसे मज़ीद क्वेश्चनर्स को पढ़ें, और जो एक्सपीरियंस्ड रिसर्चर्स हैं या जो आपके सुपरवाइज़र हैं उनसे आप कंसल्ट करें और अच्छे आइटम्स तैयार करें। रिमूव एम्बिग्युइटी। बाज़ का एक सवाल के अंदर क्लियरेंस नहीं होती, मुबहम होता है, उसके मीनिंग दो किस्म के हो सकते हैं, या हो सकता है जो बात आप कर रहे हो वो मीनिंगलेस हो, तो आपने एम्बिग्युइटी को रिमूव करना है, यानी सवाल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। चूज द रेस्पोंडेंट्स केयरफुली। इसमें यह है कि जो रेस्पोंडेंट है उसको उसके साथ आप पहले एक रेपर्ट कायम करेंगे, उससे बात करेंगे, वो पहले रिस्पॉन्स देने के लिए विलिंग हो, तो विलिंग रेस्पोंडेंट आपने चुनना है। अगर वो शख्स विलिंग नहीं होगा तो ऐसी सूरत में आपका जो क्वेश्चनर है वो ज़ाया जाएगा।
یا تو وہ کوشچنیئر جو ہے اس کا آنسر ٹرو بنیادوں پر نہیں دے گا، یا دے گا جلدی میں تو وہ آپ کے لیے سوٹیبل نہیں ہوگا۔ ریٹرن ریٹ عموماً کوشچنیئرز کا بڑا سلو ہوتا ہے، یعنی جب آپ کوشچنیئرز بھیجتے ہیں تو لوگ اپنی ٹائم کے مطابق اس کو ایڈجسٹ کر کے اسے بھیجتے ہیں، جیسے ان کو وقت ملتا ہے اس کو فل کرتے ہیں اور پھر بھیجتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ریٹرن ریٹ اچھا ہو تو پہلے آپ بڑا ایک کرٹیسی کے طور پر آپ ایک اچھا سا خوبصورت سا لیٹر ٹائپ کر کے ان کو بھیجیں جن سے آپ نے ریسپانس لینا ہے۔ پھر آپ نے اگر ایک لمیٹڈ ٹائم کے تک اگر آپ کو ریسپانس نہیں آتا تو پھر آپ انہیں ریکویسٹ کریں اور ان کو ریمائنڈ کرائیں، تاکہ آپ کا جو اور ان سے فیڈ بیک لیں ان سے، تو اس سے کیا ہوگا کہ جو کوشچنیئر ہے وہ فل ہو کے آپ تک آ جائے گا جب آپ بار بار ریمائنڈ کروائیں گے، اور اس طرح سے ریمائنڈ کرائیں کہ جو ریسپونڈنٹ ہے وہ ڈسٹرب بھی نہ ہو۔ اگر اپروول آف دی پروجیکٹ ڈسکیورڈ فرام دا پرنسپل، بہتر یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی ادارے سے رسپانس لینا ہے تو اس ادارے کے ہیڈ کو اعتماد میں لے لیں۔ تو اگر وہ ہیڈ اپنے اساتذہ کو یا اپنے سٹاف کو گائیڈ کر دے گا تو اس سے کیا ہوگا، آپ کو ریسپانسز زیادہ بہتر انداز میں ملیں گے۔ انانیمس رسپانس، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو ریسپونڈنٹس ہیں وہ اپنا نام ریسرچ میں نہیں دینا چاہ رہے ہوتے، تو اگر وہ کسی قسم کی کوئی پرابلم فیس کر رہے ہوں، ان کو لگ رہا ہو کہ ان کے نام آنے سے جو انہیں ٹھیک نہ لگ رہا ہو، تو آپ ان سے انانیمس یعنی بغیر ناموں کے بھی ریسپانسز اکٹھے کر سکتے ہیں۔ نمبر 7 یہ ہے کہ اسٹرکٹ کانفیڈینشیلٹی مینٹین کرنی ہے۔ اگر فرض کر لیں کسی سے آپ نے ریسپانس لیے ہیں، اس میں کسی قسم کے سگنیچرز ہیں یا کوئی سیکریٹ انفارمیشن ہے، تو آپ نے ہر شخص کا نام اور اس کی جو انفارمیشن ہے اس کو چونکہ ریسرچ پرپز کے لیے یوز کرنی ہے، تو آپ نے اس کی سیکیورٹی کا خیال رکھنا ہے کہ وہ جو انفارمیشن آپ کو ملی ہوئی ہے اس کو کسی بھی لحاظ سے لیک نہ کیا جائے۔ تو اسٹرکٹ کانفیڈنس میں رکھنا ہے تمام چیزوں کو۔ ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جن لوگوں سے آپ نے ریسپانسز اکٹھے کرنے ہیں تو ان کو بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے ان کے لیے کچھ کوئی ایک لیٹر، کور لیٹر ضرور بھیجنا ہے، تاکہ ان کو ایک ریگارڈ فیل ہو کہ وہ جو کام کر رہے ہیں وہ ایک ریسپانسیبل کام ہے۔ بہتر یہ ہے کہ کسی بھی ریسپونڈنٹ کو جب آپ کوشچنر بھیجتے ہیں تو اس کی 2 کاپیز بھیجیں۔ ایک کاپی وہ آپ کو فل کر کے واپس بھیج دے، جبکہ دوسری کاپی وہ اپنے پاس رکھ لے۔ ریسپونڈنٹس کا رسپانس چونکہ بڑا سلو ہوتا ہے تو آپ کو بڑے ویگرس قسم کے فالو اپ کی ضرورت پڑے گی، اور وقتاً فوقتاً آپ ریمائنڈرز کے طور پر انہیں پوسٹ کارڈز وغیرہ سینڈ کریں، جس سے اور اس انداز میں سینڈ کریں کہ آپ کا جو ریسپونڈنٹ ہے اس سے ڈسٹرب بھی نہ ہو بلکہ پلیجر فیل کرے، بہتر فیل کرے کہ اریٹیٹ نہ ہو آپ کے میسیجنگ سے۔ مزید یہ ہے کہ اگر کوئی ایکسٹریم کنڈیشنز ہوں، ٹائم آپ کے پاس شارٹ ہے اور رسپانس آپ کو چاہیے، تو آپ ٹیلی فونیکلی یا ای میل کے ذریعے بھی آپ ان سے ان ٹچ ہو سکتے ہیں۔ پروپورشن آف ریسپانسز پہ آپ نظر رکھیں گے، کسی بھی قسم کے ریسپانس کو آپ نے لائٹ نہیں لینا، جو بھی ریسپانسز آ رہے ہیں وہ ریسپانسز آپ اپنی ریسرچ میں شامل ضرور کریں گے۔ لمیٹیشنز آف دی کوسچنیئر ٹیکنیک کیا ہیں؟ نمبر 1، شارٹ ریسپانسز آتے ہیں، لوگ فوری طور پہ اس کا جواب نہیں دے پاتے یا دیر سے دیتے ہیں، اس لیے ریسپانسز بڑے شارٹ رہتے ہیں۔ کچھ لوگ اس وجہ سے بھی ان کو ہولڈ کر لیتے ہیں کہ بعض اوقات ریسرچ جو آپ کر رہے ہیں اس کی اس اسپیسیفک ریسپونڈنٹ کے لیے کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اور بعض اوقات اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا اور وہ انٹرسٹڈ بھی نہیں ہوتا کہ وہ ریسپونڈنٹ اس کو فل کرے، تو لہٰذا ریسپونڈنٹ اس میں انٹرسٹ فیل نہیں کرتا کیونکہ اس کا وقت خرچ ہوتا ہے۔ اور مزید یہ ہے کہ ریسپونڈنٹ کو کسی قسم کی موٹیویشن نہیں ہوتی،
हाँ अलबत्ता ये है कि आप एक इंट्रोडक्टरी लेटर अच्छा सा लिखें जिसमें उसको कोई मोटिवेशन दें, तो फिर वो निस्बतन बेहतर अंदाज में उसको रिस्पॉन्स करेगा। डिलेड रिस्पॉन्सेज के साथ साथ एक और मसला ये आता है कि जब रिस्पॉन्सेज इकट्ठे होके आते हैं तो उन रिस्पॉन्सेज में कई जगह खाली छुट्टी हुई होती हैं, यानी रिस्पॉन्सेज फिल नहीं किए होते, तो इसकी वजह से जो हमारे रिजल्ट्स हैं उस पर अच्छा खासा असर पड़ता है। फिर ये बाज़ का कुछ मामलात ऐसे होते हैं जो कंट्रोवर्शियल होते हैं, तो वहां पर जो रिस्पोंडेंट है वो ट्रू पिक्चर पेश नहीं करता, और बाज़ात ये होता है कि जो रिस्पोंडेंट है वो बिल्कुल बॉदर ही नहीं करता, क्योंकि कई रिसर्चेज ऐसी होती हैं जो फंडेड नहीं होती, तो इसमें अमूमन रिस्पोंडेंट को किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं होता, तो वो बाज़ात इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन या डेलिबरेटली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे के जो है वो जल्दी से फॉर्म को जमा करा देता है। इन द एंड आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन ये है, नेम द टूल फॉर कलेक्टिंग डाटा। नेम द टूल्स फॉर कलेक्टिंग डाटा। नंबर 2, डिफाइन क्वेश्चनेयर। नंबर 3, राइट द टाइप्स ऑफ क्वेश्चनेयर इन डिटेल। नंबर 4, राइट द कॉमन फॉल्ट्स इन द क्वेश्चनेयर। नंबर 5, राइट लिमिटेशंस ऑफ द क्वेश्चनेयर टेक्निक। एंड नंबर 6 है, राइट स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन प्रिपेयरिंग and administering the questionnaire. Thank you very much. Assalamu alaikum.